आज की इस डीप डाइव में ना हम एक बहुत ही अलग तरीके से शुरुआत करने वाले हैं। बिल्कुल। आप बस एक मानसिक चित्र बनाने की कोशिश कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन है हम्म और वो स्क्रीन पूरी तरह से एक गहरे डार्क मोड वाले अंधेरे में डूबी हुई है। बिल्कुल, गहरी काली और नीली स्क्रीन। हाँ, और फिर अचानक से उस अंधेरे को चीरते हुए कुछ सुनहरे और नियॉन रंग की चमकदार रेखाएं उभरने लगती हैं। जैसे कोई सर्किट जुड़ रहा हो। बिल्कुल, ये रेखाएं कोई रैंडम डिजाइन नहीं है। ये एक दूसरे से जुड़कर एक नक्शा बना रही हैं, एक बहुत ही गहरी कहानी बुन रही हैं। और मजेदार बात यह है कि जो चित्र इस डार्क स्क्रीन पर उभर कर आ रहा है ना, वो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो एक पूरी वैचारिक क्रांति की रूपरेखा है। एक ऐसी सुनहरी चमक जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव को अंधा कर दिया था। क्या बात है। और इसीलिए काश कि इस चर्चा में हमारे सामने जो ऐतिहासिक दस्तावेज और नोट्स हैं, वो भारत के सबसे प्रतिष्ठित क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह पर केंद्रित हैं। हाँ, लेकिन आज हमारा मिशन वो सब दोहराना नहीं है जो हमने स्कूल की किताबों में पढ़ा है। तारीख है, घटनाएं, वो सब तो हम जानते हैं। तो आज का मुख्य फोकस क्या होगा? आज हम ये डिकोड करेंगे कि वो असल में कैसा सोचते थे। उनके हाथों में जो बंदूक थी ना, हम उससे थोड़ा पीछे हटकर उनके दिमाग में चल रहे समाजवाद और उस वैचारिक क्रांति की सुनहरी रेखाओं को समझेंगे। यानी हम सीधा उनके माइंडसेट के अंदर झांकने वाले हैं। बिल्कुल। जब हम इन ओरिजिनल पेपर्स और पर्चों को पढ़ते हैं तो एक बहुत हैरान करने वाला सच सामने आता है। वो क्या? यही कि महज 23 साल का एक लड़का, जिसने ना सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाया बल्कि स्वतंत्रता संग्राम को भावनाओं से निकालकर एक बहुत ही ठोस वैचारिक आधार दे दिया। हाँ, मतलब आजादी सिर्फ एक भावुक नारा नहीं था उनके लिए। बिल्कुल नहीं। उनके लिए ये एक पूरी साइंटिफिक और तार्किक प्रोसेस थी। तो चलिए फिर इस डार्क और सिनेमैटिक कहानी के धागों को बिल्कुल शुरुआत से सुलझाते हैं, क्योंकि दुनिया बदलने से पहले ना इंसान को खुद पर विजय पानी होती है। सही कहा, अपने मोहों और इच्छाओं पर। हाँ, अब देखिए, आज के समय में अगर हम 15-16 साल के युवाओं को देखें तो उनकी सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है? यही कि एग्जाम्स में मार्क्स कैसे आएंगे, कॉलेज कौन सा मिलेगा, या फिर वीकेंड पर दोस्तों के साथ कौन सी फिल्म देखनी है। लेकिन हमारे आज के नोट्स एक बिल्कुल ही अलग दुनिया की तस्वीर दिखाते हैं। जब भगत सिंह लगभग 16 या 17 साल के थे और उनके परिवार ने उनकी शादी तय करने की कोशिश की, तो पता है उनका रिएक्शन क्या था? उन्होंने तुरंत अपना घर छोड़ दिया और सीधे कानपुर चले गए। हाँ, और ये सिर्फ किसी टीनेजर का गुस्से में घर से भागना नहीं था। बिल्कुल नहीं। कानपुर जाने से पहले उन्होंने अपने पिता को जो खत लिखा था ना, वो आज भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। उस खत में ऐसा क्या खास था? उसमें उन्होंने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ लिखा था कि मेरा जीवन एक महान उद्देश्य यानी भारत की आजादी के लिए समर्पित हो चुका है। बाप रे, इतनी कम उम्र में? हाँ, और आगे लिखा कि इसलिए दुनिया की कोई भी सांसारिक इच्छा या मोह मुझे अब अपनी तरफ नहीं खींच सकता। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ये, इतनी भयंकर स्पष्टता। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। क्या ये सिर्फ एक जवान खून का जोश नहीं था? मेरा मतलब है, चिट्ठी लिखकर घर छोड़ना एक बात है, लेकिन उसके बाद का जो अंडरग्राउंड जीवन था वो तो बहुत भयानक रहा होगा ना? जोश था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कोई इम्पल्सिव या जल्दबाजी का फैसला नहीं था। इसके पीछे का जो इमोशनल स्ट्रगल था, जब हम उससे समझते हैं तब उनकी असल महानता स्क्रीन पर उभर कर आती है। घर छोड़ने के बाद वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गए थे। और उस समय ब्रिटिश खुफिया पुलिस यानी सीआईडी लगातार उनके पीछे पड़ी थी। हाँ, पुलिस से बचने के लिए उन्हें लगातार अपने भेष और ठिकाने बदलने पड़ते थे। और एक सिख परिवार से होने के नाते ये तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल धक्का रहा होगा। बहुत बड़ा। हमारे नोट्स बताते हैं कि सुरक्षित निकलने के लिए उन्हें अपने केश और दाढ़ी कटवानी पड़ी थी। ये तो सिर्फ एक रूप बदलना नहीं हुआ। बिल्कुल, एक धार्मिक पहचान जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, जिस पर आपकी आस्था है, उसे इस तरह से काटना एक बहुत ही गहरा मानसिक आघात होता है। और वो भी बिना किसी पैसे या सपोर्ट के अनजान शहरों में रहना। हाँ, उन्होंने एक सन्यासी की तरह जीवन जिया। कभी किसी प्रिंटिंग प्रेस में बोरियां उठाएं, मजदूरी की, तो कभी छुपकर एक पत्रकार का काम किया। मतलब कोई सुख सुविधा नहीं और अगले दिन जिंदा बचने की भी कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल सही। ये तो ऐसा है जैसे उस डार्क स्क्रीन पर किसी ने अपनी पूरी पहचान को एक बहुत बड़े विजन के लिए मिटा दिया हो। हाँ, और यहीं से कहानी के विजुअल्स एक कदम और आगे बढ़ते हैं। वो कैसे? देखिए, एक अकेला इंसान चिंगारी तो लगा सकता है, लेकिन अगर आपको पूरा सिस्टम उखाड़ना है तो एक अनुशासित फौज की जरूरत होती है।
एक संगठन की जरूरत होती है। और यहीं पर उनका संगठनात्मक कौशल, या जिसे हम बंदूक से आगे की सोच कह सकते हैं, वो नजर आता है। तो उन्होंने युवाओं को जोड़ने के लिए क्या किया? 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, ताकि युवाओं के अंदर राजनीतिक चेतना जगाई जा सके। तो क्या वो लोग वहाँ सिर्फ भाषण देते थे या नारे लगाते थे? अरे नहीं, ये सभा किसी आम रैली की तरह नहीं थी। ये एक वैचारिक ट्रेनिंग कैंप था। अच्छा। ट्रेनिंग कैसे होती थी? वो लोग वहाँ मैजिक लैंटर्न का इस्तेमाल करते थे। मैजिक लैंटर्न? ये उस जमाने का कोई प्रोजेक्टर था क्या? हाँ बिल्कुल, एक तरह का अर्ली प्रोजेक्टर। उस लैंटर्न से वो युवाओं को दुनिया भर की क्रांतियों की तस्वीरें दिखाते थे, रूस की क्रांति के बारे में पढ़ाते थे। यानी वो युवाओं को सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि तार्किक बहस करने और सोचने के लिए तैयार कर रहे थे। बिल्कुल। और फिर 1928 में उन्होंने आजाद यानी चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलकर एक और बड़ा धमाका किया। HRA का पुनर्गठन। हाँ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। लेकिन उन्होंने इसके नाम में एक बहुत ही भारी और नया शब्द जोड़ दिया, सोशलिस्ट, यानी समाजवादी। और वो HSRA बन गया। और ये नाम बदलना इतिहास का कोई छोटा मोटा फुटनोट नहीं है, ये उनके विजन का सबसे बड़ा सबूत है। कैसे? मतलब उनका लक्ष्य तो अंग्रेजों को भगाना ही था ना? सिर्फ भगाना नहीं था, उन्होंने साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों का गहरा अध्ययन किया था। वो समझ गए थे कि शोषण की असली जड़ सिर्फ विदेशी होना नहीं है। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगी। हाँ बताइए। जब देश गुलाम है तो पहली प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए ना कि गोरे अंग्रेज यहाँ से चले जाएं। ये समाजवाद की बहस बीच में लाकर मुद्दे से भटकने वाली बात नहीं हो गई? वहीं पर तो भगत सिंह की सोच बाकी नेताओं से अलग चमकती है। अच्छा, उनका तर्क ये था कि मान लीजिए गोरे अंग्रेज कल चले जाते हैं, लेकिन सिस्टम वही रहता है, तो खेत अभी भी बड़े जमींदारों के पास रहेंगे। हाँ ये तो है। कारखाने भारतीय पूंजीपतियों के पास रहेंगे, तो मजदूर और किसान जो कल पिस रहे थे वो आजादी के बाद भी पिसेंगे। ओहो, मतलब अगर व्यवस्था नहीं बदली तो सिर्फ शोषण करने वाले का रंग बदलेगा। बिल्कुल। वो नहीं चाहते थे कि गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेज ले लें। काले अंग्रेज, ये टर्म बहुत पावरफुल है। हाँ, उनका इंकलाब सिर्फ कुर्सियां बदलने के लिए नहीं था। वो चाहते थे कि सत्ता असली मायनों में किसानों और मजदूरों के हाथ में आए। ये तो वाकई आंखें खोलने वाला विजन है। आजादी का मतलब पूरा सिस्टम बदलना। लेकिन इस वैचारिक यात्रा में ना एक बहुत ही हिंसक मोड़ भी आता है। हाँ, जब संगठन बन गया तो ब्रिटिश हुकूमत से सीधा टकराव तो होना ही था। और वो निर्णायक पल आया 1928 में, जब साइमन कमीशन भारत आया, जिसका पूरे देश में बहिष्कार हो रहा था क्योंकि उसमें एक भी भारतीय मेंबर नहीं था। बिल्कुल। लाहौर में इसके खिलाफ एक बहुत शांतिपूर्ण विरोध चल रहा था, लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने बिना उकसावे के बेहद क्रूर लाठीचार्ज कर दिया। और ये वही घटना है जिसमें पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी बुरी तरह घायल हुए और उनका निधन हो गया। हाँ, और भगत सिंह जो अंदर से बहुत संवेदनशील थे, उन्हें इस घटना ने झकझोर कर रख दिया। उन्होंने इसे पूरे देश के आत्मसम्मान पर चोट माना। और इसी का जवाब देने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और आजाद ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी सॉन्डर्स का वध किया, जिससे पूरी अंग्रेजी हुकूमत में खौफ बैठ गया। लेकिन यहाँ मुझे एक विरोधाभास दिख रहा है। कैसा विरोधाभास? देखिए, हम उन्हें एक गहरा विचारक बता रहे हैं जो समाजवाद की बात करता है। हाँ, तो फिर इसके थोड़े ही समय बाद 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने असेंबली में बम क्यों फेंका? एक फिलॉसफर अचानक बम क्यों फेंकेगा? क्या ये सीधी सीधी हिंसा नहीं थी? ये बहुत ही शानदार सवाल है और ऊपर से देखने पर यह हिंसा ही लगती है, लेकिन यहीं पर उनकी रणनीति सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। कैसे? पहली बात तो ये कि वो बम किसी की जान लेने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। उसकी इंटेंसिटी बहुत कम थी और उसे खाली जगह पे फेंका गया था। बिल्कुल। और असेंबली को ही क्यों चुना? क्योंकि उस दिन वहां 2 बहुत ही खतरनाक काले कानून पास होने वाले थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। हाँ, लेकिन नाम से तो पब्लिक सेफ्टी बिल बहुत अच्छा लग रहा है, जनता की सुरक्षा। इसमें क्या बुराई थी? यही तो सरकार का धोखा था। नाम सेफ्टी था, लेकिन ये बिल सरकार को पावर देता था कि वो किसी भी इंसान को बिना वारंट और बिना मुकदमे के जेल में डाल सके, खासकर उन लोगों को जो मजदूरों के हक की बात करते थे। बिल्कुल। और जो दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, उसका मकसद था मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार को पूरी तरह कुचल देना। यानी भारत की हर आजाद आवाज का गला घोटने की तैयारी थी। तो जब सरकार हर संवैधानिक रास्ता बंद कर दे तो विरोध कैसे दर्ज हो? हाँ, बात तो सही है। इसीलिए जब बम फेंका गया तो वहां पर्चे भी उछाले गए और उन पर्चों पर एक बहुत ही आइकॉनिक लाइन लिखी थी।
बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। बिल्कुल। ये लाइन तो किसी फिल्म के डायलॉग से भी ज्यादा पावरफुल है। और हैरानी की बात यह है कि वो वहां से भागे नहीं। धुएं का फायदा उठाकर भागना आसान था ना। वो अपनी जगह पर डटे रहे। उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी दी और तब तक इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे जब तक पुलिस ने हथकड़ियां नहीं पहना दी। लेकिन गिरफ्तारी क्यों? बाहर रहकर वो ज्यादा काम कर सकते थे ना। क्योंकि वो गिरफ्तारी एक बहुत बड़े ग्लोबल कैंपेन का सिर्फ पहला स्टेप था। अच्छा। वो ब्रिटिश अदालत को अपना मंच बनाना चाहते थे। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अदालत को एक बहुत बड़ा नेशनल माइक बना लिया हो। बिल्कुल सही रूपक है ये। लाहौर षड्यंत्र केस में उन्होंने अदालत में अपना बचाव करने से साफ मना कर दिया। तो फिर वो कटघरे में खड़े होकर कर क्या रहे थे? वो उस कटघरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। अरे वाह! वो जानते थे कि अदालत में वो जो भी तर्क देंगे, जो भी ब्रिटिश न्यायतंत्र की धज्जियां उड़ाएंगे, वो सब अगले दिन पूरे देश के अखबारों की फ्रंट पेज हेडलाइन बनेगा। ये तो एक अविश्वसनीय मास्टर स्ट्रोक था। अपनी ही फांसी के फंदे का इस्तेमाल करके पूरे देश को जगाना। हाँ, अदालत उनके लिए ब्रिटिश सरकार को बेनकाब करने का सबसे लाउड मंच बन गई थी। और जब अखबारों की बात हो ही रही है तो उनकी कलम की ताकत को भी इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। वो एक अत्यंत कुशाग्र पत्रकार भी थे। हाँ, हमारे सोर्सेज बताते हैं कि वो वीर अर्जुन और कीर्ति जैसे अखबारों के लिए लिखते थे। और पुलिस से बचने के लिए वो छद्म नामों का इस्तेमाल करते थे, जैसे बलवंत या विद्रोही। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि जेल की उस अंधेरी सीलन भरी काल कोठरी में रहकर उन्होंने इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ लीं? ये उनके ज्ञान की भूख थी। जो भी उनसे मिलने आता वो सिर्फ किताबें मंगवाते थे। कार्ल मार्क्स, लेनिन, दर्शन शास्त्र सब कुछ पढ़ा उन्होंने। और उसी जेल में उन्होंने वो मशहूर लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। हाँ, उस समय ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि फांसी के डर से वो भगवान को याद करने लगे हैं। तो उन्होंने इस लेख से जवाब दिया? बिल्कुल। उन्होंने क्लियर किया कि वो किसी डर से नहीं, बल्कि अपनी तार्किक और वैज्ञानिक सोच के कारण धर्म को नहीं मानते। ये तो सच में तलवार से ज्यादा धारदार कलम वाली बात हो गई। लेकिन इसके बाद ना हमारे इन दस्तावेजों की कहानी बहुत दर्दनाक हो जाती है। हाँ, क्योंकि जब ब्रिटिश सरकार उनके विचारों को नहीं तोड़ पाई तो उन्होंने उनके शरीर को तोड़ने की कोशिश की। जेल में उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष तब शुरू हुआ जब उन्होंने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों की मांग की। राजनीतिक कैदी? क्या जेल में कैदी भी अलग अलग तरह के होते हैं? हाँ, उन्होंने कहा कि हम कोई अपराधी या हत्यारे नहीं हैं, हम आज़ादी के सिपाही हैं, तो हमें पढ़ने के लिए किताबें, अखबार और इंसानों जैसी जगह मिलनी चाहिए। और जब सरकार ने ये मांगे नहीं मानी तो उन्होंने ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। 116 दिनों की भूख हड़ताल। 116 दिन! ये तो साइंस के हिसाब से भी इंसान की लिमिट के बाहर की बात है। एक दिन भूखे रहने पर शरीर कांपने लगता है। ये सिर्फ उनके अडिग संकल्प की ताकत थी और सरकार ने उन्हें तोड़ने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। हाँ, मैंने पढ़ा है कि उन्हें बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया था। और जब उन्होंने पानी नहीं पिया तो पानी हटाकर कोठरी में दूध रख दिया गया ताकि प्यास के मारे वो नियम तोड़ दें। लेकिन उन्होंने दूध नहीं पिया। तो फिर नाक से रबर की नली डालकर जबरदस्ती फेफड़ों और पेट में दूध डाला गया। ये तो बहुत ही भयंकर और दम घुटने वाली प्रोसेस है। और ये सिर्फ शारीरिक यातना थी, इससे भी बड़ा दर्द तो वो था जो उन्होंने अपनों को खोकर महसूस किया। जतिन दास जी की शहादत। हाँ, भूख हड़ताल के 63वें दिन उनके बेहद करीबी साथी जतिन दास ने उनके सामने ही तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। रूह काम जाती है सोचकर। इसके अलावा काकोरी के शहीदों बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान की फांसी का भी उन्हें गहरा आघात लगा था। लेकिन इतनी पीड़ा के बाद भी वो अपने रास्ते से नहीं हटे। बिल्कुल नहीं। और जेल के बाहर इसका क्या असर हो रहा था? उनकी लोकप्रियता एक भयानक आंधी बन चुकी थी। वो रातों रात पूरे भारत के हीरो बन गए थे। हाँ, कांग्रेस के नेता पट्टाभी सीतारामैया ने तो यहाँ तक कहा था कि उनकी लोकप्रियता उस समय महात्मा गांधी के बराबर हो गई थी। और इसी दबाव का नतीजा था कि कांग्रेस को अपनी दिशा बदलनी पड़ी। 1929 का लाहौर अधिवेशन। बिल्कुल, जहां कांग्रेस को रियायतों की मांग छोड़कर ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास करना पड़ा। मतलब आजादी का पूरा लक्ष्य बदल गया। लेकिन इस जीत की निजी कीमत बहुत बड़ी थी। हाँ, लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई गई। फांसी का दिन तय हुआ 24 मार्च 1931। लेकिन देश भर में इतना भारी आक्रोश था कि ब्रिटिश सरकार डर गई। उन्हें लगा कि अगर 24 की सुबह फांसी दी तो शायद पूरा देश सड़कों पर आ जाएगा।
इसी खौफ में उन्होंने सारे नियम ताक पर रख दिए और एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 की शाम को गुपचुप तरीके से उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन मौत सामने होने के बाद भी उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो हंसते हुए इंकलाब जिंदाबाद गाते हुए फंदे पर झूल गए। मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। इंकलाब जिंदाबाद। वैसे हमारे नोट्स बताते हैं कि ये नारा 1921 में मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। हाँ, लेकिन इसे पूरे देश की धड़कन बनाने का काम भगत सिंह ने ही किया। तो आज की इस डीप डाइव को समेटते हुए अगर हम उसी डार्क